हेलो गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं आज पुनः आपके सामने एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में चैप्टर 6 जैव प्रक्रम को लेकर आया हूं, जिसमें आज आपको हम श्वसन यानी रेस्पिरेशन आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो श्वसन को एक फैक्ट टू तहत क्रमवार आप समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना, ताकि आप श्वसन को बहुत अच्छे तरीके से आप क्रमवार बेसिक तरीके से समझ सकें और इससे उठने वाले जितने भी प्रश्न हैं आप आसानी से उनको हल कर सकें। तो श्वसन को आप आसानी से समझेंगे और इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखना। हम चलते हैं श्वसन की ओर और नए वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, लाल सब्सक्राइब वाला बटन अवश्य दबाना। आइए चलते हैं श्वसन। तो आप जानते हैं भोजन का जो पाचन होता है, भोजन के पाचन के पश्चात ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज जो है जल की जो रक्त होता है, रक्त के द्वारा अवशोषित हो जाता है, कोशिकाओं में पहुंचता है और ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण करके ऊर्जा निर्माण होता है। ऊर्जा निर्माण करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। यानी इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण के द्वारा जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। श्वसन क्या है? श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। तो जैविक प्रक्रिया है और इसको कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी बुक है उससे हमने आपको सारे नोट्स तैयार किए हैं और सारे आप नोट्स तैयार कर लेना, ताकि आप किसी प्रकार से श्वसन से संबंधित या जो भी हम प्रकरण पढ़ाते हैं टॉपिक, उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। सारी क्रमवार समझते चले जाइए। तो श्वसन आप बेसिक तरीके से समझेंगे। श्वसन आप बखूबी समझते हैं कि हम सांस को अंदर लेते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, यही आप श्वसन समझते हैं। श्वसन रियल में श्वसन नहीं, श्वसन 3 चरणों में पूरा होता है। उसको हम बारीकी से सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। बस आपको पूरा वीडियो अवश्य देखना होगा ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाएँ। तो श्वसन आप समझ लिए हैं कि जो ग्लूकोज के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऑक्सीकरण होता है यानी ऊर्जा का निर्माण होता है, इसी को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया मुख्यतः 3 चरणों में पूरी होती है, यानी संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। इसको आप क्रम से समझिए। तो क्रम से समझने के लिए तीनों चरणों को हम बारी बारी से आपको सारी बातें समझाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं 3 चरण कौन होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो 3 चरणों में पहला चरण आपका होता है बाह्य श्वसन, दूसरा होता है गैसों का परिवहन, तीसरा होता है आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन में क्या होता है? बाहर से जो हम ऑक्सीजन वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, फेफड़ों से फिर वायु को बाहर निकाल देते हैं, तो इसी को हम बाह्य श्वसन कहते हैं। यानी ऐसा श्वसन जो कोशिका के बाहर होता है, बात समझना, ऐसा श्वसन जो कोशिका के बाहर होता है, कोशिका में ना हो, उसी को हम बाह्य श्वसन कहते हैं। और गैसों के परिवहन की बात करें तो गैसों का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है, क्योंकि आप जानते हैं हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। आखिर ये CO2 आती कहाँ से है और ऑक्सीजन चली कहाँ जाती, इन सारी बातों को हम गैसों के परिवहन के माध्यम से समझेंगे। और तीसरे चरण में हम समझेंगे आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन रियल में कोशिकीय श्वसन होता है, यानी कोशिका में होने वाला श्वसन ही आंतरिक श्वसन होता है और यहीं पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो देखा जाए मुख्य रूप से श्वसन जो आपका होता है कोशिका में ही होता है, इसलिए इसे हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। क्योंकि श्वसन में आपने जाना है कि ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण यहीं आंतरिक श्वसन में होता है, इसलिए मुख्य श्वसन की प्रक्रिया कोशिका में होती है। तो आइए इनके हम बारी बारी से सारी चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते पहले चरण की ओर, बाह्य श्वसन की ओर। तो बाह्य श्वसन को समझते हैं। आप क्रम से सारी बातें समझते जाइए और फैक्ट टू फैक्ट हम सारी बातें आपको समझाते जाएंगे और आपसे दावा करते हैं आप श्वसन से किसी प्रकार से अनभिज्ञ नहीं रहेंगे, हर तरीके से आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो आपने सबसे पहले 3 चरण समझे, बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन, और हम लेकर चलते हैं पहले बाह्य श्वसन की ओर। तो आप समझ गए होंगे कोशिकाओं के बाहर संपन्न होने वाले श्वसन प्रक्रम को बाह्य श्वसन कहते हैं। यानी कोशिकाओं के जो बाहर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है उसी को हम बाह्य श्वसन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम इसको समझते हैं। तो इसे हम श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं, यानी सांस की प्रक्रिया।
तो वायुमंडल से वायु को सांस के द्वारा ग्रहण करना, यानी वायुमंडल से वायु को हम सांस के द्वारा ग्रहण करना, तथा फेफड़ों की वायु को सांस के द्वारा बाहर छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। यानी हम वायु को अंदर ग्रहण करते हैं और अंदर से बाहर छोड़ते हैं, इस पूरे प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है और ये 2 चरणों में पूर्ण होता है। एक कहलाता है निःश्वसन, एक कहलाता है उच्छ्वास। तो निःश्वसन पहले समझते हैं। वायुमंडल की वायु नासा छिद्र के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचाने को निःश्वसन कहते हैं। यानी हम वायुमंडल की वायु को नासा मार्ग यानी नाक के माध्यम से हम फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, तो फेफड़ों तक की पहुंचाने की क्रिया को ही हम निःश्वसन कहते हैं, निःश्वसन। तो ये किसके अंतर्गत आता है? श्वासोच्छ्वास, यानी सांस लेने की क्रिया है उसके अंतर्गत आता है। निःश्वसन सबसे पहले आपको समझना है, यानी वायुमंडल की वायु को नासा छिद्र के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। और इस समय क्या होता है? फेफड़ों का वायुदाब कम होता है। जब फेफड़ों का वायुदाब कम होगा तभी तो वायु बाहर से अंदर जाएगी। तो इस प्रकार वायुदाब कम होने के कारण ही फेफड़ों में और वायु प्रवेश करती है, इसी को हम निःश्वसन कहते हैं। फिर है उच्छ्वास, यानी फेफड़ों की वायु को सांस के माध्यम से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। इस समय फेफड़ों का वायुदाब अधिक होता है। यानी आपने समझा, जब फेफड़ों का वायुदाब अधिक होगा तो यानी वायु शरीर फेफड़ों से बाहर निकल जाएगी, तो इसी को हम उच्छ्वास कहते हैं। और वायुदाब जब फेफड़ों का कम होगा तो क्या होगा? बहुत सारी वायु वायुमंडल से अंदर प्रवेश करेगी। तो यानी निःश्वसन और उच्छ्वास, इन दोनों प्रक्रम को ही हम श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं। तो ये बाह्य श्वसन के अंतर्गत प्रोसेस है, जिसको आपने अच्छी भली भांति समझा है कि निःश्वसन होता है जिसमें हम वायु को फेफड़ों में लेते हैं और फेफड़ों से वायु को बाहर निकालते हैं, उसे हम उच्छ्वास कहते हैं। और साथ में ये भी समझिए कि निःश्वसन में फेफड़ों का वायुदाब कम होता है और फेफड़ों से जब वायु बाहर निकलती है तो फेफड़ों का वायुदाब अधिक होता है। तो इन दोनों प्रक्रमों को अच्छे तरीके से आप समझ लिए होंगे। अब जब हमने सांस अंदर ली, सांस बाहर छोड़ी, तो इसके लिए कोई ना कोई अंग बने होंगे, तो इसी को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। तो यानी श्वसन तंत्र इसमें भाग लेता है, यानी श्वासोच्छ्वास की प्रोसेस जो होती है उसी में श्वसन तंत्र आपका भाग लेता है। ये हम श्वसन तंत्र को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो श्वसन की क्रिया में सांस लेने तथा सांस निकालने की क्रिया में जितने अंग भाग लेते हैं उनके समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन में भाग लेने वाले अंग निम्नलिखित हैं, इनको आप बारी बारी से समझिए। सबसे पहले है नासा गुहा। नासा गुहा यानी नॉस्ट्रिल कैविटी होती है, ग्रसनी होती है, स्वरयंत्र होते हैं, श्वास नली होती है और फेफड़े होते हैं। अगर पूछा जाए कि फेफड़े का मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो मुख्य श्वसन अंग फेफड़े होते हैं, ये सहायक होते हैं और इसी को हम क्रम से समझते हैं। सबसे पहले नासा गुहा। नासा गुहा को नॉस्ट्रिल कैविटी कहते हैं। तो नासा द्वार मतलब नाक, नासा गुहा में खुलती है। आप जानते हैं, अपने शरीर को महसूस करिए कि आपके बाहर एक नाक उभरा हुआ भाग होता है, वही आपका नासा होता है, नाक होती है। और ये नासा जो है इसमें 2 छिद्र होते हैं, तो ये पूरी जो अंदर कैविटी होती है, गुहा होती है, उसी को हम नासा गुहा कहते हैं। तो नासिका यानी नाक में 2 छिद्र होते हैं। आप जानते हैं नाक में 2 छिद्र होते हैं जो नासा पट से 2 भागों में बटे होते हैं। बीच में एक नासा पट होता है नाक में और इसी नासा पट के माध्यम से दोनों छिद्र बटे होते हैं। नासा गुहा की आंतरिक झिल्ली में श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब ये श्लेष्म ग्रंथियों का क्या काम है? तो श्लेष्म ग्रंथियों के द्वारा चिपचिपी म्यूकस का स्राव होता है, यानी म्यूकस इससे स्रावित होती है। ये म्यूकस जो होती है वायु को शुद्ध पहुंचाने में सहायक होती है। लिखा है नासा में वायु प्रवेश करती है जिससे कुछ धूल के कण, कुछ रोगाणु आदि प्रवेश करते हैं, इनके कण भी प्रवेश करते हैं। ये चिपचिपी जो म्यूकस होती है के द्वारा रोक लिए जाते हैं, यानी धूल के कण जो हैं ये म्यूकस के द्वारा रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि चिपचिपी होती, धूल के कण में चिपक जाते हैं और वायु, शुद्ध वायु आपके शरीर में प्रवेश करती है, शुद्ध वायु प्रवेश करके आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले आपने समझा कि नाक जो होती है यानी उसकी झिल्ली में ग्रंथियां होती हैं जिससे म्यूकस स्रावित होती है। म्यूकस जो होती है ये शुद्ध वायु को अंदर जाने देती है, धूल के कण, रोगाणु जो होते हैं उनको आपस में अपने में चिपका लेती है जिससे
शुद्ध वायु प्रवेश करती है। तो नासा गुहा के आगे की ओर ऊबड़ खाबड़ नासापथ होता है, यानी नाक जो होती है, नाक के अंदर जो है ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। रास्ता क्यों ऊबड़ खाबड़ है? क्योंकि जब म्यूकस प्रवेश करती है, ये म्यूकस जो स्रावित होती है, ये म्यूकस जो है ऊबड़ खाबड़ रास्ता होने से क्या होता है, जब वायु इधर उधर टकराती है, जिससे म्यूकस से धूल के कण और रोगाणु चिपक जाते हैं और शुद्ध वायु ही अंदर पथ में जाती है, अशुद्धियाँ सारी दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए देखा आपने कि नासा पथ में क्या होता है, शुद्ध वायु प्रवेश करने में सहायक होती है। और जो बड़े जो धूल के कण के साथ में पहुंचते हैं, हम नाक में जो है छोटे छोटे रोम होते हैं, रोम में भी कुछ फंस जाते हैं धूल के कण, और इस प्रकार आपकी शुद्ध वायु प्रवेश करती है। इसीलिए कहा जाता है नाक से सांस लेना मुंह की अपेक्षा ज़्यादा सही है। इसीलिए सही क्योंकि इसमें शुद्ध वायु प्रवेश करती है। तो आपने सबसे पहले नासापथ समझा। अब हम दूसरी भाग की ओर चलते हैं, ग्रसनी, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स की ओर चलें तो ग्रसनी भोजन नली तथा श्वास नली दोनों के लिए संयुक्त रूप से कार्य करती है। आपने देखा था भोजन, जब आपने पाचन पढ़ा था उसमें भी ग्रसनी आया था। इस प्रकार ग्रसनी जो है एक दो जो भोजन नली है और श्वास नली दोनों को जोड़ने में सहायक होती है। ग्रसनी जो है श्वास नली को हमेशा खुला रखती है। भोजन नली जब भोजन हम खाते हैं तभी खुलती है और फिर बंद रहती है। तो ग्रसनी में एपिग्लॉटिस एक ढक्कन रूपी संरचना होती है जो भोजन को श्वासनाल में जाने से रोकने का कार्य करती है। इस प्रकार ग्रसनी देखा जाए, ग्रसनी का मुख्य कार्य होता है ये पथ यानी रास्ता प्रदान करता है वायु को, श्वास नली में आसानी से वायु प्रवेश कर जाती है। ग्रसनी के बाद तीसरा आपका अंग आता है स्वर यंत्र, जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं। तो ग्रसनी से वायु स्वर यंत्र तक पहुंचती है। स्वर यंत्र की सहायता से ध्वनि का उत्पादन होता है, यानी वायु जब प्रवेश करती है उसी के माध्यम से हम स्वर का उच्चारण कर पाते हैं, ध्वनियाँ बोलते हैं, जो आवाज़ हम बोलते हैं वो इसी के माध्यम से होती है। तो ध्वनि का उत्पादन होता है। पुरुषों में स्वर यंत्र को एडम्स एप्पल भी कहते हैं। यहाँ से वायु ट्रेकिया में पहुँचती है। ट्रेकिया मतलब श्वास नली। तो इस प्रकार आपने जाना सबसे पहले नासा मार्ग से ग्रसनी से होती हुई स्वर यंत्र तक वायु पहुँचती है। स्वर यंत्र से श्वास नली यानी ट्रेकिया में श्वास पहुँचती है, यानी वायु पहुँचती है। आइए चलते हैं चौथे भाग श्वास नली ट्रेकिया को समझते हैं। तो श्वास नली जो है उपास्थ की कार्टिस की बनी हुई अपूर्ण छल्लों रूपी नली होती है, यानी जो ये उपास्थ की बनी हुई छल्ला रूपी संरचना है। छल्ले जो होते हैं मतलब पूर्ण रूप से अपूर्ण होते हैं, पूरे जुड़े नहीं होते हैं गोल, एक जगह मतलब रुके होते हैं, कटे होते हैं, मतलब इस टाइप की होते हैं। पूरे छल्ले जो होते हैं उपास्थियों की बनी संरचना होती है, जो कार्टिलेज यानी उपास्थ की बनी होती है। उपास्थ बनी के कारण, उपास्थ की क्यों बनी होती है? वायु की कमी होने पर आपस में चिपकती नहीं है, इसलिए इस नली से वायु सीधे फेफड़ों में प्रवेश करती है। यानी श्वास नली जो होती है उपास्थ की बनी होती है, और उपास्थ की बनी होने के कारण यहाँ पर सांस जो आप वायु लेते हैं वो आसानी से फेफड़ों में पहुँचती है। तो श्वास नली दो भागों में आगे जाकर बढ़ती है, जिसे हम श्वसनियाँ कहते हैं। तो श्वसनियों में बढ़ जाती है, श्वसनियों से होते हुए ये वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। फेफड़े दो होते हैं। आइए हम फेफड़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं। फेफड़े को हम फुफ्फुस कहते हैं या अंग्रेजी में लंग कहते हैं। तो मनुष्य में दो बड़े गुलाबी रंग के कोन रूपी फेफड़े पाए जाते हैं, जो वक्ष गुहा में डायाफ्राम के अंदर स्थित होते हैं। फेफड़े यानी फुफ्फुस दो पतली झिल्लियों यानी इसके ऊपर दो पतली झिल्लियाँ होती, जिसे हम प्लूरा कहते हैं, प्लूरा द्वारा ढके रहते हैं। प्लूरा क्या करती है? ये प्लूरा झिल्ली जो होती है ये फेफड़े की रक्षा करती है, रक्षात्मक आवरण होता है। तो फेफड़ों में लगभग 300 मिलियन वायुकोष्ठक होते हैं, जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं, कूपिकाएँ कहते हैं। इन्हीं कूपिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का गैसीय विनिमय होता है। अतः इन्हीं कूपिकाओं को फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो आप कहेंगे कूपिकाएँ। कूपिकाएँ होती हैं, यही वायुकोष्ठक होते हैं, तो कूपिकाएँ होती। तो इस प्रकार आपने श्वसन तंत्र को आसानी से समझ लिया। हम पुनः रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने नासा गुहा पढ़ा, नासा गुहा के बाद ग्रसनी, फिर स्वर यंत्र, फिर आपने श्वास नली, फिर फेफड़े तक पहुँचे। इस प्रकार 5 जो हैं श्वसन अंग में मुख्य रूप से भाग देते हैं।
और साथ में आपको ये भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जब अंदर वायु ली जाती है और बाहर छोड़ी जाती है तो उसमें गैसों का परसेंटेज क्या होता है। तो आइए बात करते हैं, अंदर ली गई वायु में गैसों का प्रतिशत जो है 78% होता है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन 21% होती, CO2 0.03%। जो वायुमंडल में उपस्थित होती वही वायु का परसेंटेज हम वायु जब ग्रहण करते हैं यानी अंदर प्रवेश करते हैं तब उतना ही परसेंटेज होता है। लेकिन जब हम बाहर छोड़ते हैं वायु को उस समय नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं होता, इसलिए 78% ही होती है। ऑक्सीजन कम हो जाती है क्योंकि इसका यूज हो जाता है और ऑक्सीजन 17% बचती है और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि CO2 श्वसन के द्वारा बनती है, इसलिए CO2 जो है 4% हो जाती है। तो इन पॉइंट को भी आप आसानी से याद कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको बाह्य श्वसन आसानी से समझ में आया होगा। बाह्य श्वसन में हमने बताया पूरी जो प्रक्रिया है कोशिका में, इसमें कोई लेन देन नहीं होता, कोशिका के बाहर होती है और बाह्य श्वसन ही श्वसन तंत्र के द्वारा संपन्न होती है। तो इस बाह्य श्वसन के बाद दूसरा होता है गैसों का विनिमय। अब गैसों का विनिमय कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो कि गैस जो है ऑक्सीजन हम लेते हैं, CO2 बाहर निकालते, तो आखिर ये कैसे बनती इसको हम समझते हैं। तो फेफड़ों के अंदर वायु कोष्ठक में गैसों का विनिमय होता है। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं O2 का परिवहन। तो आइए ऑक्सीजन का हम परिवहन की बात करें तो ऑक्सीजन को हम O2 कहते हैं। O2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो रुधिर वाहिनियों से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलकर वायु कोष्ठक में यानी वायु कोष्ठक में पहुंचती है और वायु कोष्ठक से ऑक्सीजन निकलकर रुधिर वाहिनियों में चली जाती है। यहाँ पर समझना होगा, पुनः आपको रिकॉल कराते हैं कि जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं उसमें CO2 आती है। CO2 कहाँ से आती है, वहाँ जब कोशिकीय शोषण हुआ है वहाँ से CO2 बनी है, रुधिर वाहिनियों में आ गई है और रुधिर वाहिनियों से निकलकर ये वायु कोष्ठक में CO2 पहुँच जाती है, वायु कोष्ठक में पहुँच गई। और इस वायु कोष्ठक में जो ऑक्सीजन मौजूद है, ये लिखा वायु कोष्ठक में ऑक्सीजन निकलकर कहाँ पहुँच जाती है, रुधिर वाहिनियों में। अब ये रुधिर वाहिनियों में जाती है तो कैसे उसके साथ जुड़ती है, तो रुधिर वाहिनियों में ऑक्सीजन रुधिर के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक यौगिक बनाती है और इसी के माध्यम से रक्त द्वारा ऑक्सीजन प्रवाहित होती है और कोशिका में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा ये ऑक्सीजन का परिवहन हो जाता है और इसको हम चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे तो आपको और समझ में आएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, अब CO2 का परिवहन समझाते हैं। तो CO2 का परिवहन 3 रूपों में संपन्न होता है। एक तो बाइकार्बोनेट के रूप में ऑक्सीजन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होती है। कैसे होती है, तो सोडियम से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बनाती है। इस प्रकार CO2 का परिवहन शरीर में सर्वाधिक 70% जो है बाइकार्बोनेट के रूप में ही परिवहन होता है। और दूसरा होता है कार्बोमिनो यौगिक के रूप में। CO2 जो है इस रूप में लगभग 23% परिवहित होती है। और तीसरा होता है प्लाज्मा में घुलकर। तो प्लाज्मा में घुलकर जो है CO2 लगभग 7% जो है प्लाज्मा में घुलती है और इसका परिवहन हो जाता है। तो इस प्रकार आपने जाना उक्त तीनों माध्यम से CO2 परिवहित होकर फेफड़ों की कुपिकाओं में पहुंचती है और वहां पर विस्तृत हो जाती है। तदुपरांत CO2 फेफड़ों से उच्च श्वसन के साथ बाहर निकल जाती है। तो यानी आपने समझा कि किस प्रकार O2 और CO2 का गैसों का परिवहन होता है। हम समझते हैं चित्र के माध्यम से। तो देखो ये आपका श्वसन तंत्र है, यहाँ पर नासा द्वार है, ये नासा कैविटी होती है, ये नासा पथ होता है। तो नासा द्वार हो गया, नासा गुहा हो गई। यहाँ पर ग्रसनी होती है, ग्रसनी से फिर हमने आपको बताया था उपास्थि की बनी ये श्वसन नली होती है और श्वसन नली से जुड़ी होती श्वसनी 2 भागों में बढ़ जाती है और इन्हीं श्वसनियों के माध्यम से होती हुई वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। और ये श्वसनी जो हैं कई सारी श्वसनिकाओं में बढ़ जाती हैं, यानी श्वसनी जो हैं कई सारी श्वसनिकाओं में बढ़ जाती हैं। और ये जो फेफड़े होते हैं इन्हीं में वायुकोश होते हैं। ये 2 फेफड़े हैं, इसी में देखो वायुकोश हैं। तो ये पूरा आपका श्वसन तंत्र है, आपने समझा। पुनः आपको रिकॉल करते हैं, नासा द्वार है, नासा गुहा है, ग्रसनी है, श्वास नली है, श्वसनी श्वसनिकाएँ वायुकोश आदि होते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं कि ये जो आपके वायुकोश हैं इसको जब हम सूक्ष्म रूप से जब सूक्ष्मदर्शी से चित्र देखेंगे तो आपको इस टाइप से
जो है ये वायु कोश के गुच्छे टाइप के दिखाई देंगे। ये देखो ये वायु कोश हैं छोटे छोटे, और वायु कोश के गुच्छे हैं, लिखा है वायु कोष्ठक के गुच्छे, जिनमें से अगर जो एक की बात करें तो इसे हम वायु कोष्ठक कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और इसी वायु कोष्ठक में जो है वायु का जो है आवागमन गैस विनिमय होता है। तो इसमें आप देखिए, इसमें जो है धमनी, जो रक्त शिराएँ जो हैं, इस पे धमनी और शिराएँ का जाल बिछा हुआ है। तो इन वायु कोशिकाओं में जाल बिछा हुआ है, तो ये जाल बिछा होने से क्या होगा, जैसे इसमें वायु कोशिका में ऑक्सीजन आई, अब ये ऑक्सीजन जो है इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, ये ऑक्सीजन जो है रक्त के हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर इन रक्त शिराओं के माध्यम से यहाँ से होती हुई पूरी रक्त कोशिका में पहुँच जाती है। और वापस जो CO2 आती है, वो CO2 आई यहाँ पर और इसी में जो है वायु कोष्ठक में छोड़ दी जाती है, और इन्हीं वायु कोष्ठक से होते हुए फेफड़ों के माध्यम से शरीर से बाहर चली जाती है। तो आइए चलते हैं, इसको और बारीक से समझते हैं। तो एक वायु कोष्ठक का हम चित्र जब लेंगे तो देखो यहाँ से समझना है, ये वायु कोष्ठक है, और वायु कोष्ठक में क्या है, यहाँ पर रुधिर वाहिनी निकली हुई, इसी रुधिर वाहिनी में जो है ये देखो ऑक्सीजन इसमें मौजूद है, ये ऑक्सीजन क्या करती है, इसमें प्रवेश कर जाती है। ये देखो ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है, किससे जुड़ती है, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ती है और बना लेती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस प्रकार ये परिवहन कोशिकाओं तक पहुंचती है, कोशिकाओं में छोड़ दी जाती है। दूसरी बात की जाए तो रुधिर वाहिनियों के माध्यम से CO2 जो है इसी में आती है, ये देखो CO2 इसी में आई है। अब CO2 जो है, ये CO2 क्या करती है, इसी वायु कोष्ठक में छोड़ दी जाती है और वायु कोष्ठक से ये शरीर से बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार आपने समझा कि किस प्रकार गैसों का विनिमय होता है, और आंतरिक श्वसन जो होता है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप इतना समझना, यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और साथ में यदि इसको 1-2 बार और देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करना, ताकि आपको सही चीज़ें समझ में आएँ और अगले वीडियो प्राप्त आप कर सकें। तो यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।